जैसे आपके पास कंप्यूटर है तो वो वर्टिकली स्केल होता है आपका। वर्टिकली स्केल होने से क्या मतलब हो गया? वर्टिकली स्केल होने से मैं सीधा सा मतलब बताऊं तो आपके पास एक सिस्टम था, आपको उसको स्केल करना था, उसकी पावर बढ़ानी थी। आप एक और उसके ऊपर लगा देते हो या फिर उसे कोई पावरफुल चीज लगा देते हो। वर्टिकली स्केल करो, ये बहुत ज्यादा नहीं होता। स्केल आउट का मतलब है हॉरिजेंटली स्केलिंग। आपको सर्वर चाहिए था तो एक सर्वर यहाँ लगाया फिर एक यहाँ लगाया, ऐसा नहीं कि इसी सर्वर का पावर जो है वो बढ़ाते जा रहे हैं बढ़ाते जा रहे हैं, नहीं, हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये तो बहुत सिंपल सी चीजें थी ना। ठीक है, तो यही स्केलिंग दे रखा है। रेप्लिकेशन क्या है, रिडंडेंसी क्या है, ठीक है। स्केलिंग तो दो तरीके हैं आपके स्केल करने के, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। एक ऑफ स्केल अप बोलते हो, एक ऑफ स्केल आउट बोलते हो। कैसे क्या होता है ये मैंने पीछे बता दिया। सबसे पहली चीज पढ़ेंगे हम रेप्लिकेशन, रिडंडेंसी। तो रिडंडेंसी सबसे पहले जानते हैं क्या होता है। रिडंडेंसी मतलब है भाई कई सारी कॉपीज हो जाना एक डाटा का, रिडंडेंट हो जाना। आप किसी को हटा दोगे तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके हटने से, क्योंकि उसकी और भी कॉपीज अवेलेबल हैं आपके पास। तो ये आपकी होती है रिडंडेंसी। ठीक है। और जहाँ तक बात रही स्केलिंग की, तो जैसा कि मैंने अभी आपको जस्ट बता दिया, तो वो आपकी स्केलिंग हो गई। रिडंडेंसी आपको समझ में आ गया। वन कॉपी स्टिल द मास्टर, मास्टर कोई एक कॉपी होगा और उसकी कई सारी कॉपीज एग्जिस्ट कर रही होगी। ये कब यूज करा जाता है, कभी कनेक्शन जो है वो फेल हो गया तो बैकअप चाहिए, तो एक से ज्यादा आप रखते हो कि एक फेल, मतलब फेल भी हो जाए ना तो फिर अदर सरवाइव कर जाएं जहां से आप डाटा को लेके आ जाओ। एक कॉपी मास्टर दे। रेप्लिकेशन का क्या सीन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन मतलब ऐसा समझ लो आप कि डेटाबेस जो है ना आपकी रेप्लिकेशन का यूज करती है। क्यों यूज करती है रेप्लिकेशन का? बस इसलिए रेप्लिकेशन का यूज नहीं करती कि भाई सिर्फ बैकअप हो जाए। इंक्रीज, इससे स्पीड इंक्रीज होता है, इफिशियंसी बढ़ती है रेप्लिकेशन का यूज करने से। यूज इन कंटेक्स्ट ऑफ परफॉर्मेंस, एग्जैक्टली, स्पीड बढ़ती है इससे। मे नोट बी फॉर पर्पस ऑफ बैकअप, हो सकता है बैकअप के लिए ना, ऐसा नहीं कि स्टोरेज बैकअप के लिए आप यूज कर रहे हो। मल्टीपल सोर्स ऑफ सेम डाटा, लेस चांस ऑफ सर्वर ओवरलोड। मतलब मल्टीपल, एक डाटा के मल्टीपल सोर्स हैं तो सर्वर ओवरलोड का वहां पे आप क्या कर रहे थे, रिडंडेंसी में मल्टीपल कॉपीज बन रही थी, एक फेल हुआ तो दूसरे से आएगा। यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ पे आपके पास कॉपीज तो हैं, बट आप इसलिए कॉपी नहीं बना रहे हो कि कभी बैकअप चाहिए होगा, इसलिए बना रहे हो कि यही डाटा सर्वर ए में है, सर्वर बी में है, सर्वर सी में है। जब रिक्वेस्ट आएगा, इस पे 1000 रिक्वेस्ट की लिमिट है, इस पे सपोज कर लो 800 बंदों की रिक्वेस्ट ऑलरेडी आ रखे हैं, तो उसको हम ओवरलोड करके किसी और पे रिक्वेस्ट, उसको हम उस रिक्वेस्ट को भेज देंगे ताकि यही डाटा वहां से भी एक्सेस हो जाए। तो यही क्या हो गया आपका रेप्लिकेशन। अगर मैं आपको जनरल एग्जांपल बताऊं, तो वो दो डेटाबेस है सर्वर में, उस सेम डाटा, दोनों में डाटा सेम है और आप रीड करे जा रहे हो। ठीक है, तो आप उनमें से स्प्लिट कर दोगे, बोलोगे कुछ रिक्वेस्ट ये मतलब इस पे आएंगी, कुछ उस पे आएंगी, तो लेकिन दोनों सर्वर पे डाटा आपकी सेम होगी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा ये क्या है। और रिडंडेंसी का तो मैंने बता ही दिया कि प्राइमरी रीजन जो है ना रिडंडेंसी का, वो आप रेप्लिकेशन के लिए रिडंडेंसी करते हो, बहुत इंपॉर्टेंट। रिडंडेंसी आप क्यों करते हो, फॉर रेप्लिकेशन, ताकि आप रेप्लिकेशन कर सको, मतलब मल्टीपल कॉपीज को स्टोर कर सको कभी फेल हो जाए। तो इसमें सोच ये रहता है कि बैकअप चाहिए, बट आप रेप्लिकेशन करोगे तो आपको रिडंडेंसी तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है जी, तो यही सारी की सारी चीजें। और अब हम आगे बढ़ते हैं। बेस वर्सेस एसिड बता ही दिया। एसिड आपका कहाँ यूज होता है, बेस आपका कहाँ यूज होता है। बेस मतलब बेसिकली अवेलेबल, भाई अवेलेबल होनी चाहिए चीजें। एस मतलब सॉफ्ट स्टेट, ठीक है। एसिड का तो आपको पता, ई मतलब इवेंचुअली कंसिस्टेंट, मतलब एग्जैक्ट उस टाइम कंसिस्टेंट ना हो, बट ओवर द टाइम वो कंसिस्टेंट हो जाएगा। सारे जगहों पे धीरे धीरे डाटा चेंज हो जाएंगे। एसिड का मतलब पता है, बी बेसिकली अवेलेबल सॉफ्ट स्टेट इवेंचुअली कांस्टेंट। विनर ऑफ वर्स्ट एक्रोनिम अवार्ड, ठीक है। अ, उसके बाद इवेंचुअली कंसिस्टेंट, इंस्टेड ऑफ कंसिस्टेंसी की जगह पे इवेंचुअली कंसिस्टेंट। वक्त के साथ ये आपका क्या होता है, ये आपका कंसिस्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो फिर आई होप आपको समझ आ रही होंगी चीजें। ये क्या हो गया, ठीक है जी। स्ट्रेस ऑन हाई अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा, तो वही है, इसमें बेसिक अवेलेबिलिटी चाहिए। रेप्लिकेशन इन, आई होप आपको रेप्लिकेशन और रिडंडेंसी में, रिडंडेंसी कई सारी कॉपीज बैकअप के लिए, रेप्लिकेशन वही ओवरलोड अगर हो जाए तो फिर स्प्लिट करने के लिए रिक्वेस्ट को। रेप्लिकेशन इन ट्रेडिशनल डेटाबेसेस,
एक बार फिर मैं बताता हूँ, बेस का मतलब, गौर से सुनना, बेसिकली अवेलेबल मतलब हमेशा अवेलेबल चाहिए। अगर कोई नोड डाउन हो जाए, कोई मशीन, फिर भी अवेलेबल चाहिए। सॉफ्ट स्टेट मतलब स्टेट जो है ना सिस्टम का, वो चेंज हो सकता है वक्त के साथ। इवेंचुअली कंसिस्टेंट का मतलब है डाटा जो मल्टीपल कॉपी यूज किए हैं, वहाँ पे जरूरी नहीं कि इमीडिएटली कंसिस्टेंट हो जाए, जैसा आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होता है कि कंसिस्टेंट होना चाहिए, बट ओवर द टाइम ये कंसिस्टेंट हो जाता है। एसिड का यूज कहाँ है? फाइनेंशियल सेक्टर्स में बहुत ज्यादा एसिड का यूज करते हो। और बेस को आप प्रायोरिटाइज करते हो जहाँ पे आपकी अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, जैसे सोशल मीडिया एप्स में। ठीक है, तो यही सारी की सारी चीजें। Alright, everyone. Replication in traditional databases, RDBMS, relational database management system replication is possible. Load balancing के थ्रू होता है। ठीक है। Usually server clusters in same data center, मतलब एक डाटा सेंटर में कई सारे सर्वर क्लस्टर्स हैं, वहीं पे आपने लोड बैलेंसिंग कर रखी है, जैसा कि मैंने बताया, एक पे ज्यादा रिक्वेस्ट आया तो आपने दूसरे पे भेज दिया। जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रेप्लिकेशन हार्डर होता है। ये हार्ड होता है, देखो जियोग्राफिकली सपोज कर लो, लेटेंसी जो है ना, लेटेंसी कांस्टेंट, लेटेंसी मतलब आई होप आपको पता हो क्या होता है, कि फर्स्ट टाइम जब आपने कनेक्ट करा तो जो टोटल उसका टाइम लग गया। ठीक है, कंसिस्टेंसी के रिगार्डिंग, क्योंकि अ, हो सकता है इंडिया में जो सर्वर है उसमें पहले चीज़ें अपडेट हो जाए, जो वहाँ सर्वर है उसमें थोड़ी देर से चीज़ें अपडेट हो, तो वही है। स्केल अप स्केल आउट का मतलब मैंने बता ही दिया, लार्ज मशीन, ज़्यादा रैम, फास्ट नेटवर्क प्रोसेसर, मशीन को रीस्टार्ट करना पड़ेगा, ट्रेडिशनल अप्रोच है। और फिर स्केल आउट का क्या मतलब है? ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए यूज होता है, नॉट फाइनल। बाय द वे, स्केल आउट भाई मल्टीपल सर्वर्स चाहिए भाई, हार्डर टू इन्फोर्स, कंसिस्टेंसी इन्फोर्स करना हार्डर है, कई सारे आपके पास डेटाबेसेस हैं, तो जरूरी नहीं कि सब में डाटा अपडेट हो ही जाए तुरंत। हो सकता है कोई डाटा, एक डेटाबेस है जो कि डाउन चल रहा है अभी। बेटर सुटेड फॉर नो एसक्यूएल, जो नो एसक्यूएल है, जैसे मोंगो डीबी है, नॉन एसिड है, उसके लिए इम्पोर्टेंट है ये स्केल आउट, बहुत बेहतर है, जैसे गूगल, एडब्ल्यूएस। तो ये सारी की सारी चीजें आपकी एप्लीकेशन स्पेसिफिक। बिल्कुल, जब फाइनेंशियल चीज़ों की बात आए तो इनकन्सिस्टेंसी को हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो इसमें सिर्फ स्केल अप पॉसिबल है, मतलब वर्टिकल स्केलिंग पॉसिबल है। और नॉर्मल जो गया ई कॉमर्स वगैरह, ई कॉमर्स का फाइनेंशियल पार्ट एसिड होगा, बाकी सब तो बेस पे आप निर्भर कर सकते हो। अगर डेटाबेस सिक्योरिटी, बहुत जैसे ही बात है डेटाबेस सिक्योरिटी की, तो इसमें बहुत से मलेशियस बोल सकते हो अटैक्स होते रहते हैं, हैकर्स वगैरह जो हो गए आपके। तो देखो कोई भी वेब एप्लीकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, आपके पास एक वेब एप्लीकेशन, उसका जो बैकएंड है ना, वो इंटरेक्ट करता है डेटाबेस से। ठीक है, तो ये सब पता है आपको, किस लिए आपको कोई डाटा स्टोर करना है, कोई रिट्रीव करना है। और जब भी आपकी सिक्योरिटी की बात आएगी, तो कोई भी बंदा होगा, उसको कोई कांड करना होगा, कोई हैकर है, ठीक है, ब्लैक हैट हैकर, उसको कुछ करना है, तो वो जब आप डाटा को रिट्रीव कर रहे हो उस वक्त, या जब आप स्टोर कर रहे हो उस वक्त, उसी वक्त वो कोई वायरस उसके अंदर डाल के वहाँ भेज सकता है। ठीक है जी। तो फिर मतलब जब आप स्टोर कर रहे हो, जब आप रिट्रीव कर रहे हो, तब एक कॉमन सिक्योरिटी रिस्क जो है वो कब होता है? जब आपकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा वर्नरेबल हो, बहुत ज़्यादा वीक हो, एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक्स को लेके। अब एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक क्यों होता है? जब कभी भी आपने अपनी यूजर इनपुट की जो फॉर्म है, जो फील्ड है, उसको वाइजली हैंडल नहीं करा, उसमें प्रॉपर आपने उसकी सिक्योरिटी चेक्स नहीं करे, तो उस इनपुट में कई बार क्या करता है हैकर, कुछ मैलिशियस चीजें डाल के आपके डेटाबेस में भेज देता है। आपको पता नहीं चलेगा आप फॉर्म भर रहे हो, बट जैसे आपने सबमिट कर आपके साथ वो चला गया। ये बहुत ज्यादा रेलेवेंट है जब आप डील करते हो वेब फॉर्म वगैरह के साथ, तो लिटरली वहाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये। देखो मैं एग्जांपल देता हूँ, आपने क्या करा, आपके पास एक फॉर्म है, आपको फॉर्म फिल करना था, तो आप कैसे फॉर्म फिल करोगे? जैसे यूजर नेम पासवर्ड है, तो यहाँ पे क्या होगा कि फॉर्म कलेक्ट करेगा यूजर नेम और पासवर्ड को, यूजर नेम और पासवर्ड को फॉर्म करेगा कलेक्ट, और ब्राउजर जैसे ही आप सबमिट करोगे, इस डाटा को एचटीटीपी रिक्वेस्ट करके सर्वर के पास भेज देगा, और सर्वर फर्दर इस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा जो भी आपने वैल्यूज डाली हैं, और एक एसक्यूएल क्वेरी जो आपने दी होंगी, ठीक है, तो वो सर्वर भी बनाता है, कंस्ट्रक्ट करता है एक एसक्यूएल क्वेरी, ताकि चेक कर सके यूजर नेम और पासवर्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं डेटाबेस में या नहीं। अगर आपके क्रेडेंशियल्स करेक्ट हैं तो आपको बोल देगा आप लॉग इन कर सकते हो, बहुत सीधी सी बात है यहाँ पे। अगर इसको बैड इम्प्लीमेंट करा जाए फिर क्या होगा? देखो,
डेवलपर्स क्या कर सकता है, डायरेक्टली इंसर्ट कर सकता है यूजर के इनपुट को एसक्यूएल क्वेरी स्ट्रिंग के हेल्प से। मतलब आप यहाँ फॉर्म भर रहे थे, वो मतलब होता क्या, सबमिट करा तो फॉर्म चला, कैसे को कैसे क्या कोड हुआ वो मतलब बैकएंड में चला गया। तो फिर ये यूजर कर रहा है, डेवलपर के पास तो पूरा कोड है, वो तो डायरेक्ट कर सकता है, फंक्शन लिखा जो भी कोड है वो कर लेगा। तो ये कुछ इशू जो हो जाता है जब आप इनडायरेक्ट, मतलब जब आप डायरेक्ट करते हो। ठीक है, ऑल राइट, नॉन एमवीसी ऐप कैन हैव डायरेक्ट एसक्यूएल क्वेरीज एनीवेयर, एग्जैक्टली। ठीक है जी। एमवीसी ओनली इन कंट्रोल, सिर्फ कंट्रोलर में होता है, कोई भी कंट्रोलर डेटाबेस की क्वेरी को ट्रिगर कर। तो नॉन एमवीसी में बहुत ज़्यादा होता है। खैर, अब बारी आई किसकी, एसक्यूएल इंजेक्शन कहाँ चला गया, वेट वेट, एसक्यूएल इंजेक्शन, एसक्यूएल इंजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एसक्यूएल इंजेक्शन ये रहा, तो फिर ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो अब बात क्या हो गई आपकी, कि जैसे देखो, एक रास्ता आपने ये करा, आपने फॉर्म में कोई वैल्यू डाली और ये आपका कोड कुछ ऐसा होता है, सेलेक्ट स्टार सारे के सारे यूजर से सेलेक्ट करो, जहाँ पे नेम इक्वल टू आपने क्या करा, ये देखो नेम इक्वल टू आपने कुछ ऐसा डाला और पासवर्ड इक्वल टू कुछ ये। ठीक है, तो ऐसे आपने रिक्वेस्ट करा। और मैं आपको पहले बता देता हूँ कि एसक्यूएल इंजेक्शन ये सब तो मैं बता ही दूंगा, डोंट वरी। एसक्यूएल इंजेक्शन वर्क कैसे करता है, ग्रेजुएट असाइनमेंट में, प्रैक्टिस में, असाइनमेंट में, इस पे लिटरली क्वेश्चन एग्जाम्स में भी आते हैं। तो आपका जो एसक्यूएल इंजेक्शन होता है ना, उसमें क्या होता है, ये देखो, अटैकर जो अटैक करना चाहता है आपकी साइट को, वो मैन्युपुलेट करेगा यूजर के इनपुट को, ताकि वो एसक्यूएल क्वेरीज को मॉडिफाई कर सके, किसको, तो इनपुट को वो क्या करेगा, मैनिपुलेट, ताकि एसक्यूएल की क्वेरीज को वो मॉडिफाई कर सके। आपने लिखा कुछ वो बन कुछ है, कैसे देखो, इसके मैं अगर जनरल चीजें बताऊं, ये होता क्यों है, ये वो करते क्यों है, क्योंकि वो कभी कभी ऑथेंटिकेशन को बाईपास करना चाहते हैं, तब कर सकते हैं। कोई अनऑथोराइज डेटा वो एक्सेस करना चाहते हैं, ऐसा डेटा जो रेस्ट्रिक्टेड था उसको वो एक्सेस करना चाहते हैं। तो उस सेक्टर, मतलब उस फील्ड में तब वो कर लेते हैं, वो डिलीट करना चाहते हैं या फिर कोई डेटाबेस को बदलना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं किसी डेटाबेस को, मर्जी उनकी जो करना चाहें, कुछ अपडेट करना है, डिलीट करना है, लिटरली कुछ भी। ठीक है, तो उस केस में वो ये सारी की सारी चीजें करते हैं। अब वो कैसे करते हैं, देखो एक एग्जांपल यहाँ दे रखा है आपका, ये जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे स्ट्रिंग में आपने सारी की सारी चीजें ले ली, सपोज कर लो आपने यूजर नेम में एबीसीडी पास कर दिया यहाँ पे। ठीक है, पासवर्ड में आपने पास कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यूर नेम ये, पास ये, यही आएगा। ठीक है, ये तो ठीक है, समझ आ रहा है कि नॉर्मल है और एक वैलिड क्वेरी है, ये चेक कर रहा है कि बंदा जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, नेम और पासवर्ड के अकॉर्डिंग। बट व्हाट इफ आपने यूजर नेम कुछ ऐसा डाल दिया, पासवर्ड कुछ ऐसा डाल दिया, फिर क्या, मतलब हैकर ने एंटर कर दिया आपके जगह पे, तो वो क्या कर सकता है, वो बोलेगा ये तो प्रॉपर नेम था, उस बंदे ने बोला जहाँ पे जनरल स्ट्रिंग आ जाए कुछ ऐसा। ठीक है, पासवर्ड, तो इससे क्या होगा जनरली कि जैसे ही आपका ये आ गया, ठीक है, ये इक्वल टू कुछ ऐसा यहाँ दे रखा है ना इसमें, तो ऐसा कुछ आ गया, तो इससे क्या होगा, इसका मतलब है कि ये हमेशा, ये कमांड हमेशा ट्रू ही होगा आपका, ये सारे के सारे यूजर को रिटर्न करके दे देगा। देखो आप ऐसा क्यों करो, वेयर ये और ये, जहाँ पे ये दोनों सही हो, ट्रू हो ना, ये ट्रू हो, ये ट्रू हो, बट हम इस नेम के जगह अगर इक्वल टू कुछ ऐसा यहाँ पे डाल के छोड़ दें कुछ ऐसा आपका, तो उससे क्या हो जाएगा, वो हमेशा ट्रू ही आता है आपका। या तो आप सिंपल सा ये डाल दो सिंगल कोड, या फिर ऐसा कुछ डाल दो ये ट्रिपल और फिर इक्वल टू, ये हमेशा ट्रू ही आएगा। अगर ट्रू आया तो क्या होगा, सारे के सारे यूजर उस बंदे के पास आ जाएंगे, अब वो जो करना चाहे, देखो या तो ये सिंगल या फिर ये इक्वल टू करके, तो वो जो करना चाहे कर सकता है। above query check for basically nothing, return everything from the table, आप खुद यूज करके देखना है इसको, सारी की सारी चीजें आपको रिटर्न कर देगा। तो यही सारी की सारी चीजें होती है, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, उससे भी वर्स क्या हो सकता है, कि उस बंदे ने आपकी टेबल ही या तो उसने सिर्फ यूजर का एक्सेस लिया कि कौन कौन से यूजर ने दिखा दो, अब वो चाहता है पूरी की पूरी टेबल ड्रॉप कर दो, तो वो कैसे कर लेगा। तो उस सेक्टर के लिए उसको, मतलब ये एसक्यूएल कमांड करने के लिए, मतलब वो कई सारे कमांड यूज करता है, कई सारे आपके एसक्यूएल के मल्टीपल एसक्यूएल कमांड को यूज करता है, सेमी कॉलन वगैरह का यूज करके, जिससे कि आपकी जो एसक्यूएल कमांड होती है वो सेपरेट होती है। फॉर एग्जांपल वो क्या करे, वो दे दे यूजर नेम इक्वल टू
कुछ ऐसा यहाँ पे यूजर नेम इक्वल टू ए। ठीक है, ड्रॉप कर दो भाई टेबल यूजर को। पासवर्ड कुछ एनीथिंग, मतलब कुछ भी वो डाल दे, वो जनरली डालना चाहता है। तो जो आप यहाँ पे ए दोगे और आप यहाँ पे टेबल यूजर दे रहे हो और लिख रहे हो ड्रॉप, तो इससे आप क्या लिख रहे हो, सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम यूजर वेयर नेम इक्वल टू ए, और ये यूजर को ड्रॉप कर दो टेबल यूजर को। तो इसे क्या होगा कि यूजर नाम का टेबल ड्रॉप हो जाएगा, डिलीट करो आप एंटायर डेटाबेस को। तो परमानेंटली डैमेज हो गया। बट ये यहाँ पे हुआ क्यों, देखो ये जो आपकी वर्नेबिलिटी है ना, ये एराइज होती है कैसे, क्योंकि आपके यूजर ने कुछ डायरेक्टली कॉन्केटिनेटेड चीजें इनपुट में डाल दी, डायरेक्ट एसक्यूएल क्वेरीज में उस बंदे ने डाल दिया, बिना किसी वैलिडेशन के, बिना किसी सैनिटाइजेशन के। इसीलिए कई बार जब आप फॉर्म भरते हो तो आपको वहां दे देगा पहले कि भाई आप कुछ ऐसा नहीं डाल सकते, कुछ ब्लैंक ऐसा नहीं डाल सकते, ये नहीं है, तब ये अगर जो भी आपने इनपुट डाला ना, तो वो बोलेगा अगर ये इनपुट में नहीं आ रहा है तब उसको फॉर्म फिल करने दो, सबमिट करोगे तो यहाँ रेड दिखा देगा अगर आपने वो डाला है, तो ये अलाउड नहीं है। तो ऐसे करके आप इन सबको कर सकते हो, प्रिवेंट कर सकते हो। और जहाँ तक बात है प्रिवेंट करना एसक्यूएल को, तो बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हो सकती हैं। सबसे पहला आपका जो बेस्ट प्रैक्टिस हो सकता है वो यूज्ड प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। वेट मैं लिख देता हूँ, कहीं लिखा है या फिर नहीं। यूज प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट्स नहीं लिखा है, आपने क्या करना है, मैं ही लिख देता हूँ। प्रॉब्लम यह है बिना किसी वैलिडेशन के आपने फॉर्म ले लिया, उससे हो जाता है। वैलिडेशन बहुत जरूरी है करना, वैलिडेशन फॉर्म फील्ड का, कि आपने इसमें बोला है पासवर्ड डालने, तो आपने बोला पासवर्ड सिर्फ न्यूमेरिकल चीजें हो सकती हैं, तो अगर वो बंदा, किसी बंदे ने अल्फाबेटिकल चीजें डाली है तो आप नीचे एरर दिखाओगे भाई न्यूमेरिकल डालनी थी, आपने ये क्यों डाल दी। तो वैलिडेट करना, ईमेल कोई डाल रहा है तो उसमें बोलोगे भाई @, तो आना ही चाहिए जो ईमेल का जनरल फॉर्मेट है। तो फिर आप डेटाबेस की क्वेरी चले उससे पहले वैलिडेशन कर लो। डेटाबेस की क्वेरी कब चलेगी, जब आप सबमिट पे करोगे क्लिक, तो कंट्रोलर के पास रिक्वेस्ट जाएगा फिर जो होना है। तो इससे पहले मतलब फॉर्म फिल है, सबमिट करने से पहले आप चेक कर लेते हो कहीं कोई इशू तो नहीं आ रहा है। ठीक है, वैलिडेशन HTML या JS में है तो नॉट गुड इनफ, तो बहुत ज़्यादा गुड नहीं है, उसको आप और बेहतर कर सकते हो। एसक्यूएल इंजेक्शन के बारे में मैंने आपको बताया। प्रिवेंट कैसे कर सकते हो एसक्यूएल इंजेक्शन को, तो देखो सबसे पहले आप प्रिवेंट कर सकते हो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट यूज करके, या फिर पैरा, मैं लिख देता हूँ यूज व्हाट, तो फिर यूज प्रीपेयर्ड। ठीक है जी, यूज प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट्स। क्या यूज करना, एक प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट्स मतलब क्या है, तो फिर मतलब पैरामीटराइज्ड क्वेरीज को यूज करना। इससे क्या मतलब है, आपको अपने वेब एप्लीकेशन को करना है भाई प्रोटेक्ट, तो डेवलपर को क्या चाहिए, सैनिटाइज करे, वैलिडेट करे यूजर इनपुट को। सीधी सी बात है भाई, वैलिडेट कर ले पैरामीटर को, जो भी वैल्यूज आ रही हैं उसके अंदर। ठीक है, कुछ ऐसा आपका कि आप उसको वैलिडेट कर लो। बताऊं, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपने दिया सेलेक्ट यूजर नेम फ्रॉम, मैं कौन सा लूँ, ठीक है मैं यही लेता हूँ आपका, कि आपने ऐसा कुछ दिया नेम इक्वल टू, इंस्टेड आप क्या दे सकते हो, आप दे सकते हो कुछ ऐसे, ये तो सेम ही रहेगा, वेयर नेम इक्वल टू, इसके जगह पे आप यहाँ क्या दे देना भाई, जहाँ पे नेम है ना वो आपका क्वेश्चन मार्क है, इंपॉर्टेंट है याद रखना, क्वेश्चन मार्क दिया आपने, इसका मतलब क्या होता है, ये एक प्लेस होल्डर की तरह काम करता है। फिर आपने क्या बोला, आपने बोला भाई एंड व्हाट, एंड पासवर्ड इक्वल टू भी क्वेश्चन मार्क हो। और यहाँ पे आपने क्या दे दिया, आपने दे दिया यूजर नेम को, जो भी यूजर नेम आ रहा हुआ है यहाँ पे, पासवर्ड को आपने दे दिया। ठीक है, फिर आपने इसको कर दिया क्लोज। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे, तो इसका सीधा सा मतलब है क्वेश्चन मार्क का, कि ये एक प्लेस होल्डर की तरह काम करेगा, ये इंश्योर करेगा कि यूजर की इनपुट जो है ना वो डाटा के तरह ट्रीट हो, रेदर देन किसी एसक्यूएल कोड के तरह। डायरेक्ट डाल रहे हो तो ये पूरा एक एसक्यूएल कोड की तरह ट्रीट हो रहा है, और यहाँ पे ये प्लेस वैल्यू है, प्लेस होल्डर है, अब ये यूजर नेम इसके जगह पे आ जाएगा, ये पासवर्ड आ जाएगा। तो फिर कुछ ऐसा। ठीक है, और दूसरा क्या, एक तो मैंने बता ही दिया, और दूसरा क्या भाई, जैसा कि यहाँ पे भी दे रखा है कि वैलिड टेक्स्ट डेटा का यूज करना, इनपुट वैलिडेशन करना, एस्केप करना स्पेशल कैरेक्टर्स को, सिर्फ अलाउ करो कुछ एक्सपेक्टेड जो कैरेक्टर्स हैं उसको, जैसे कि अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स हो गए यूजर नेम के लिए।
यूजर नेम में सिर्फ यही आएगा। बिल्कुल रिमूव कर दो, या फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ रिमूव कर दो एक्सेस किसका, तो फिर कौन से कैरेक्टर का, जैसे मैंने बोला सिंगल कॉम कोट्स, डबल कोट्स, ठीक है, सेमी कॉलन जैसा कि मैंने बोल दिया, अंडर स्कोर, ठीक है, तो इन सब का एक्सेस बिल्कुल हटा दो। एंड मैं हैश बोल दूं, तो इन सब को बिल्कुल रिमूव कर दो, ये सब नीचे ही, क्योंकि यहाँ देखो आप, इन्हीं का तो यूज करके उसने कुछ ऐसा करा था। यहाँ देख लो आप, इन सब का यूज करके, तो वो भी आप हटा सकते हो इक्वल टू देके भी। तो बिल्कुल वो अल्फा न्यूमेरिक बंदा कैरेक्टर डालेगा, कुछ वैसा ही होगा। हर एक जो ईमेल फील्ड है उसमें ईमेल फॉर्मेट होना चाहिए, ऐसा नहीं आपने 1 2 3 4 कुछ लिख दिया डाल देना, उसमें @ होना चाहिए, फिर gmail.com लिखा होना चाहिए, यहाँ पे अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर चाहिए। तो ये सारी की सारी चीजें आपको वैलिडेट करनी होगी। पासवर्ड कॉम्प्लेक्स हो, कई बार आपने पासवर्ड लिखा होगा तो आपको दिख रहा होगा कि ये पासवर्ड जो है वो मतलब फुलफिल नहीं कर पा रहा है, आप इसमें इसको और स्ट्रॉन्ग बनाओ, ये वीक है, तो वो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो बंदे की। और मैं तीसरा बताऊं, तीसरा आप क्या कर सकते हो, तो भाई तीसरा आप ORM का यूज कर सकते हो। मैं लिख देता हूँ यूज ORM। ORM क्या है? ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। व्हाट? ऑब्जेक्ट रिलेशनल व्हाट मैपिंग, ठीक है, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग, एन आई यहाँ पे, ठीक है, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। अब आप बोलोगे ये क्या, देखो ORM कुछ नहीं है, ये ORM एक एसक्यूएल अल्केमी की तरह ही है, ऐसा समझ लो, एसक्यूएल अल्केमी आपने पढ़ रखा है। ये हेल्प करता है डेटाबेस से, जब आप इंटरेक्ट करते हो तो उसको मैनेज करने में, बिना किसी रॉ एसक्यूएल क्वेरीज के। मतलब आपको कोई रॉ एसक्यूएल मतलब खुद से कोई क्वेरीज वगैरह नहीं लिखनी, आप हेल्प करेगा डेटाबेस से आपको इंटरेक्ट करने में। तो अब क्या कर रहे हो, पहले आप एसक्यूएल क्वेरीज के थ्रू डेटाबेस से इंटरेक्ट कर रहे थे जब भी आपको करना होता था, तो जो डेवलपर है वो तो खुद से कर सकता है। अब आप इसका यूज कर रहे हो ORM का, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग का, तो इससे क्या हो गया कि एसक्यूएल इंजेक्शन का रिस्क ऑलमोस्ट कम हो गया। एग्जाम्पल, मैं जस्ट एग्जांपल देता हूँ कैसे कर सकते हो, देखो एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एसक्यूएल अल्केमी में आप इसका कैसे यूज करते हो, ऑब्जेक्ट को मैप कैसे करते हो। आपको अगर याद हो तो हमने क्या करा था, हमने करा था अपने कोड में यूजर डॉट क्वेरी लिखते हो आप, फिर क्या लिखते हो, डॉट, जैसे आपको फिल्टर करना था फिल्टर, ठीक है, बाय लिखते हो, फिर हमने क्या लिखा था, रोल इक्वल टू ROLE, रोल ROLL नहीं भाई, ROLE रोल इक्वल टू भाई जहाँ एडमिन है वो देते, ऐसा लिखा था ना हमने। डॉट फर्स्ट मैंने बोला था, जो सबसे पहला था वो दे दे। तो यही आपकी हो गई कि आपने एसक्यूएल का यूज करके ऑब्जेक्ट जो रिलेटेड थे उसकी मैपिंग कर लिया आपने। ठीक है, तो यही सारी की सारी चीजें, और आप क्या क्या यूज कर सकते हो, एक चीज और आप यूज कर सकते हो क्या, वफ। ये क्या है, तो वेब एप्लीकेशन फायरवॉल्स है। व्हाट? फायरवॉल्स। ये तो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल की चीजें हो गई, क्योंकि ये डिटेक्ट करता है जो ये सस्पिशियस एसक्यूएल पैटर्न होते हैं, डेटाबेस तक पहुंचे उससे पहले ये डिटेक्ट कर लेता है। या फिर आप जावास्क्रिप्ट से वैलिडेशन कर सकते हो, ठीक है, बट ये जावास्क्रिप्ट से वैलिडेशन तो कर सकते हो, बट हैकर क्या कर सकता है, पोस्टमैन होता है या फिर कर्ल एक कमांड होता है जो मैंने आपको बताया था, पोस्टमैन। आपकी एक एप्लीकेशन होती है जहाँ से आप रिक्वेस्ट करते हो, या फिर थंडर क्लाइंट, बहुत सी चीजें, तो उसके थ्रू भी वो रिक्वेस्ट भेज सकता है, इंस्टेड वो आपके यूआई को एक्सेस करे, सबमिट करे। तो जावास्क्रिप्ट थोड़ा सा वहाँ पे इशू आ जाता है उसमें, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी, जो भी मैंने बताया ये इंपॉर्टेंट था, कैसे प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट वैलिडेट करके, वैलिडेट करने से क्या मतलब है आपका, रिमूव कर दो ये सारे जो आपके कैरेक्टर्स हैं इन सबको, ORM का यूज कर लो, ठीक है। तो यही सारी की सारी, वैलिडेट करने से क्या मतलब है पता है ना, वही क्या करना है यहाँ पे, ये आप प्लेस होल्डर को, प्लेस क्वेश्चन मार्क डाल के प्लेस होल्डर आप ऐसे यूज करते हो प्लस वगैरह के, तो कुछ ऐसा यूज करना, ठीक है। और देखो जावास्क्रिप्ट वैलिडेशन समझ गए, कुछ और सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं, मैं बता रहा हूँ। HTTPS तो मैं बता ही दूंगा, कुछ अदर सिक्योरिटी थ्रेट्स भी मैं बता देता हूँ। अदर थ्रेट्स, ठीक है, मैं बता देता हूँ। आपके अदर थ्रेट्स क्या होते हैं, जैसे कि मैं बोलूँ, एक होता है आपका XSS, सबसे पहला होता है XSS, ये क्या होता है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, व्हाट इट्स क्रॉस साइट, ठीक है, स्क्रिप्टिंग, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। सेकेंड आपका क्या है, तो फिर सेकेंड है आपका CSRF। CSRF इसका फुल फॉर्म क्या होता है, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी, ठीक है, क्रॉस साइट एज इट इज रिक्वेस्ट
फॉर्जरी, ठीक है, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी। एक और आपका होता है, शायद ये दे रखा है क्या, वेट, हाँ, बफर ओवरफ्लो, देखो यहाँ पे दे रखा है बफर ओवरफ्लो करके, बफर ओवरफ्लो अटैक। व्हाट, बफर ओवरफ्लो अटैक। अब कैसे क्या होता है इसमें मैं बताता हूँ, देखो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का क्या मतलब है, देखो क्रॉस साइट हो रहा है दो साइट के बीच में, देखो अटैकर ने क्या किया कि कोई मैलिशियस जावा स्क्रिप्ट को आपके वेब पेज में इंजेक्ट कर दिया, ठीक है, और एप्लीकेशन अगर उसको सैनिटाइज नहीं कर रही है अच्छे से यूजर के इनपुट को, आपके यूजर का इनपुट है उसको सही से वो देख नहीं रही, तो उससे क्या करेगा, आपकी कुकीज जो स्टोर होती है, या फिर कुकीज कहने का मतलब है, आपको पता हो कि जब आप जाते हो किसी सर्वर के पास, मैं इसको कंप्लीट ही कर लेता हूँ, जब आप किसी सर्वर के पास जाते हो ना, तो वहाँ क्या होता है कि वो आपको पहचान नहीं पाता ये बंदा कौन है, इसलिए वो आपको एक आईडी दे देता है कुकीज के तौर पे। हो सकता है वो आपकी कुकीज चुरा ले, अब उस कुकीज का यूज वो खुद करेगा, तो सर्वर को तो लगेगा मैंने जिस बंदे को आईडी दी थी ये तो वही बंदा है, तो वो उसको एंट्री दे देगा वहाँ। तो वो आपका होता है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग में, कि स्क्रिप्ट के अंदर कुछ डाल दिया, ठीक है। क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी में क्या होता है कि यूजर को ट्रिक करना कि वो बंदा कोई अनऑथोराइज्ड एक्शन को एग्जीक्यूट कर दे, जैसे आप इसे प्रिवेंट कर सकते हो टोकन यूज करने से, तो वही चीज है बफर ओवरफ्लो का क्या सीन है, अटैकर जो होता है ना, अब आपके पीछे पड़ गया, वो आपको बहुत लार्ज इनपुट्स भेज रहा है ताकि आपके सिस्टम को क्रैश कर दे, तो इसके लिए आप क्या करते हो, इनपुट की साइज लिमिटेड कर देते हो, आप बोल देते हो जो यूजर नेम है आपका वो मिनिमम 30 कैरेक्टर, मैक्सिमम 150 कैरेक्टर का होना चाहिए, ठीक है, तो वो आपके क्रैश करने के लिए बफर ओवरफ्लो, रिक्वेस्ट फॉर्जरी समझ आई, एक्सेस आपको समझ आ गया, ये आपको ट्रिक कर रहा है, फॉर्जरी कर रहा है कि आप कोई गलती करो, कोई अनऑथोराइज्ड एक्शन करो और मैं उसी में कुछ डाल के भेज दूंगा, ठीक है। HTTPS क्या है आपका, तो देखो HTTPS आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTPS का मतलब सिक्योर, सिक्योर है, एक इनक्रिप्टेड वर्जन है HTTP का, और कुछ नहीं, HTTP है बट ये इनक्रिप्टेड है, ये क्या यूज करता है, ये यूज करता है आपका SSL का, ठीक है, या फिर TLS बोल सकते हो, ये क्या होता है ये भी मैं आपको बता दूंगा, इंस्क्रिप्शन का, मैं लिख देता हूँ, ठीक है, तो फिर ये इसका यूज करता है, और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो जो आपका जनरल HTTP होता है ना, जो आप यूज करते हो उसमें डाटा ट्रेवल कर रही है आपकी, वो अनइनक्रिप्टेड होती है, अनइनक्रिप्टेड का मतलब है अटैकर जो है वो इंटरसेप्ट कर सकता है आपकी सेंसिटिव डाटा को, जैसे आपने लॉग इन करा तो उसके टोकन्स को, कुछ क्रेडिट कार्ड की डिटेल आपने फिल करी, कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन है, तो कई बार आप किसी वेबसाइट पे गए होंगे तो वहाँ बोला गया होगा आपको कि एडवांस टू सेफ गो बैक, कुछ ऐसा बोला जाता है, बैक टू एडवांस कुछ ऐसा ही बोला जाता है, तो आप HTTP यूज कर रही है वहाँ पे। HTTPS कैसे वर्क करता है, देखो सर्वर आपका सर्टिफिकेट देता है, कौन सा सर्टिफिकेट, तो फिर मैं लिख देता हूँ, सर्टिफिकेट देता है कौन सा, SSL और TSL सर्टिफिकेट देता है, ब्राउजर वेरीफाई करता है उस सर्टिफिकेट को, बस आपका डाटा अब इनक्रिप्टेड हो गया, सेंड करने से पहले नेटवर्क पे आपके पास वो है, आपके सर्वर के पास। इसका बेनिफिट क्या है, बहुत से बेनिफिट, सबसे पहला मैं बोलूँ तो ये सिक्योरिटी फीचर्स को, ब्राउजर का तो सिक्योरिटी फीचर है उसको बहुत ज़्यादा बेस्ट बना देता है, आपके जो मॉडर्न वेब ब्राउजर है ना आजकल वो आपको वार्न कर देते हैं अगर वेबसाइट में HTTPS नहीं है, बिल्कुल आप कोई ऐसी वेबसाइट एक्सेस करने की कोशिश करो जिसमें नहीं है तो वो बोल देगा भाई ये ठीक नहीं है वेबसाइट, आप यहाँ से पीछे आ जाओ। डाटा इंटीग्रिटी को मतलब इंश्योर करता है कि डाटा मॉडिफाई नहीं होगी, कोई अटैकर कुछ कर नहीं पाएगा आपके डाटा का, स्पूफ करना, स्पूफ वही हो गया आपका, आपने कुछ भेजा बीच में कुछ, तो स्पूफ नहीं कर पाएगा कुछ, ठीक है, और क्या, तो ये कोई मिडिल मैन कोई अटैकर नहीं आ सकता, ये तो बता ही दिया। ये आपकी SEO रैंकिंग भी बेहतर करता है क्योंकि गूगल प्रेफर करता है जो ऐसी वेबसाइट को जिसकी HTTPS सर्टिफिकेट, SSL या फिर मैं बोलूँ TLS सर्टिफिकेट जिसके पास हो, तो गूगल उसको बहुत ज़्यादा प्रेफर करता है जनरली, ठीक है। और जहाँ तक बात रही आपकी SSL और TSL की, तो ये भी मैं बता देता हूँ, इंस्क्रिप्शन सर्टिफिकेट है, SSL का मतलब हो जाता है क्या, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, SSL का मतलब हो गया आपका सिक्योर सॉकेट लेयर्स, ठीक है, सिक्योर से नॉट सिक्योर्ड मैन, इट सिक्योर सॉकेट लेयर्स, ठीक है,
और टीएलएस का क्या मतलब हो जाता है, तो टीएलएस का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी समझ लेना आप। तो फिर ये हो जाता है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आई होंगी चीजें, वही जो जो भी मैंने आपको बता दिया। तो फिर भाई